नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के हमारे आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो पर्यावरण से संबंधित है कि डेली कामकाज में जो उद्योग होते हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, ये कैसे पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसको साथ में लेकर अपना काम कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए ये कितना जरूरी है। दूसरा आर्टिकल जो है वो हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में है। जैसे इस पे बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि जो फार्म बिल आए है उसमें इसको कानूनी जगह नहीं दी है इसे, तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या था और कानून में क्या इसको अभी तक जगह थी या नहीं थी, उसी के बारे में है। जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो हमारे पूर्व जो चुनाव आयोग के प्रमुख रह चुके हैं एस वाई कुरैशी जी, उनके द्वारा लिखा गया है, जो कि मीडिया की स्वतंत्रता और उस पे क्या प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, कुछ हद तक प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, उसकी बात करता है। अंत में न्यूज इन फ्लैश है जिसमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ कोर्सेस और पैकेज है। उन्हीं से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। इसके अलावा ये और कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। वो यह है कि एमएसपी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है मिनिमम स्केल प्राइस, ऑप्शन बी है मैक्सिमम स्केल प्राइस, ऑप्शन सी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या ऑप्शन डी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, साथ ही इस पर वाजिब अंकुश भी जरूरी है। मीडिया के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक नोट लिखिए, साथ ही यह भी बताएं कि क्या मीडिया पर वाजिब प्रतिबंध जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, ये क्या समय की एक आवश्यकता है। इस पर आप एक विस्तृत चर्चा करते हुए एक वर्णनात्मक प्रश्न का इस उत्तर लिखिए 250 शब्दों। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पर्यावरण से संबंधित। तो ये समाचार में क्यों है। तो राइटर ने ये आर्टिकल लिखने के पहले ये बताया है कि जैसे कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है, जो पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखने की जो उद्देश्य था, ये सबसे पहले हमको दिखता है यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। तो अभी जैसे हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उससे पहले हमारे पास में हुए करते थे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, जो कि सन 2000 से 2015 तक थे। अभी जो हमारे पास एसडीजी है वो 2015 से 2030 तक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में इसकी बात की गई, उसके साथ में एसडीजी है, तो उसका नाम ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। उसके साथ में जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उन्होंने भी इसकी प्रैक्टिस पे काफी जोर दिया है। उन्होंने भी बताया है कि जो सस्टेनेबिलिटी है, खासकर इन्वायरमेंट की जो स्थिरता है, वो बनाए रखने की ग्लोबल लेवल पे, जो वैश्विक लेवल पे समय की जरूरत है। तो अगर हम देखें जो यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, उसमें गोल 7 जो था वो कहता था इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये कहता था कि आपको पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। उसी में टारगेट 7A जो है वो ये कहता है कि इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू कंट्री पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स एंड रिवॉर्ड द लॉस ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। जो आपके जो देश के आपके पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, जो आपकी नीतियां है, उसमें पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे वो काम करने चाहिए और उसकी मूल भावना इसमें होने की जरूरत है। उसके साथ में अगर आपने कुछ पर्यावरण को पिछले कुछ सालों में या ये आने के पहले अगर आपने कुछ नुकसान पहुंचाया है, तो उसको यहाँ पे रिवर्स करिए, रिस्टोर करिए, पुनः स्थापित कीजिए। तो ये हमको टारगेट 7A में दिखता है। तो अभी देख लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं पर्यावरण स्थिरता की, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो ये है क्या। तो राइटर ने बताया है कि ग्रीनर प्रोडक्ट्स मतलब ग्रीन उत्पाद, ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण फ्रेंडली हो, जो इन्वायरमेंट के लिए अनुकूल हो, उसके साथ में अवॉइडिंग हैजार्डस मटेरियल, मतलब ऐसे मटेरियल जैसे कुछ केमिकल मटेरियल हो गए जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, उनको कम करना। जो पॉल्यूशन फैलाते हैं उनको कम करना। उसके साथ में एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कैसे कम एनर्जी में हम ज्यादा काम कर पाए, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन जो है बहुत हद तक कोल से होती है और दूसरे सोर्सेज से होती है। तो इसमें पर्यावरण की जो नेचुरल क्रिया है उसको थोड़ा सा इसमें धक्का बैठता है। जैसे कोल से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते, तो आपको जैसे पता है वो कार्बन उत्सर्जन करता है। वैसे अगर हम जल से भी अगर हम
बिजली बनाए, एनर्जी बनाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को थोड़ा धक्का तो पहुंचता है ही। तो यहाँ पर हम एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन करें, हम जो हमें ऊर्जा की जरूरत है उसे कम से कम करें और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, उसको एक ऐसा ऑप्टिमाइजेशन लेवल ले कि कम यूज में हम ज्यादा उसका रिजल्ट निकाल सके। उसके साथ में वेस्ट रिडक्शन, जो कि हम कचरा पैदा करते हैं उसमें भी कमी लाना चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस, तो हमको इस प्रिंसिपल में चलना चाहिए। तो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं इसके बारे में, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो पहला बात करता है ये शिफ्ट टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो हमारे नवीकरणीय जो रिसोर्सेस है, ठीक है, जो स्रोत है, उन पर शिफ्ट करने की ये बात करता है, उन्हें अपनाने की ये बात करता है। जैसे कोल मैंने कहा था, ये नॉन रिन्यूएबल था, मतलब ये वापस पुनः स्थापित नहीं होता, ये खत्म हो जाता है, उससे डायरेक्ट कार्बन में चेंज हो जाता है। वही हम सौर ऊर्जा की बात करें तो ये रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला रिसोर्स है। दूसरा जो बात की गई है, प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या, जैसे कि हमारा जो पर्यावरण है, ठीक है, जो विभिन्न हमारा पर्यावरणिक तंत्र रहता है, उसका जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको सहेजने की बात की गई है। उसके बाद में अवॉइड एक्सेस पॉल्यूशन, यहाँ पर काफी ध्यान देने वाली बात है। जैसे पॉल्यूशन तो हम बिल्कुल हटाने, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि उसको आप एकदम न्यूनतम स्तर पर लाए, उसका जो एक्सेस होता है उसको आप कम करें, जिससे हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे कोई दुष्परिणाम ना पड़े। उसके साथ में बताया गया है कि टारगेट वेलफेयर नॉट जीडीपी। तो हमारी जो सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पर हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जीडीपी पे। जीडीपी में तो ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको फायदा आ गया तो ठीक है, आपका जीडीपी भी हो गया। लेकिन जब हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं, जब हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, तो समाज के वो आखिरी तबके के, वो आखिरी मनुष्य तक, नागरिक तक भी हक पहुंचाने की और उसको गवर्नमेंट सपोर्ट पहुंचाने की बात होती है। तो उस और ध्यान देने की बात की गई है। उससे उसके अलावा इंटर जनरेशनल डिसीजन की बात की गई है कि जैसे सिर्फ एक जनरेशन के हिसाब से नहीं, जैसे आज की जनरेशन है, हमारी आगे वाली आने वाली जनरेशन है, इन सब का ध्यान रखते हुए हमको हमारे नियम कायदे कानून बनाने की जरूरत है। तो चलिए ये प्रैक्टिस उसकी तरफ देखते हैं कि पर्यावरण स्थिरता की बनाए हुए जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिसेस है, वो कैसे अपनाए गए हैं। तो जो कुछ फर्म है, जो कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज है, कॉर्पोरेट जो कुछ है, उन्होंने इसका पालन किया है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सॉरी, जो पहला पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही है कि इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ये उनका जो प्रॉफिट, जो बेनिफिट, जैसे कोई कॉर्पोरेट हाउस चल रहा है तो वो बेनिफिट को ही मूल सिद्धांत अपना मानता है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रॉफिट कमाऊं। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करिए, इनको ज्यादा कॉस्ट करता है, इसीलिए वो इसको लेकर काफी ज्यादा रिलक्टेंट है, काफी ज्यादा इससे दृढ़ रहते हैं कि इसको अपनाने के लिए लचीले, फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं। अब राइटर ने बताया कि कुछ फर्म है, ठीक है, इन्होंने अपनाया भी है पर्यावरण के सिद्धांतों को, पर उसका कारण क्या है, तो उसका एक कारण तो हमेशा से ये बनता है कि रेगुलेटरी नॉर्म्स जो है, कुछ कानून बने हैं, नियमावली बनी है, तो सिर्फ उसको पालन करने के लिए कि वो अपना लेते हैं। लेकिन कुछ फर्म्स ऐसे भी है जिनमें ये पोटेंशियल है कि वो उनका कॉस्ट जो है, उनका व्यय है और जो उनका रिस्क, जो हानि है, उसको मैनेज कर पाए। तो ये बताता है कि वो फर्म कितना मजबूत है। जो जो बहुत अच्छे फर्म है, जो आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, वो तो ये आराम से अचीव कर लेते हैं। और उसी तरह ऑप्टिमाइज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, तो वो नए नए बदलाव लाके, जैसे वही चीज या वही वस्तु आगे बढ़ती है, या वही मनुष्य या वही एंटिटी आगे बढ़ती है, तो समय के साथ में अपने आप को परिवर्तित करता है। तो जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की ओर बढ़ता है वो ऑब्वियसली अच्छे फर्म से, बड़े बड़े फर्म से। लेकिन जैसे जो स्टार्टअप हो गए, छोटे छोटे फर्म्स हो गए, उनके लिए ये काफी ज्यादा इनोवेशन मुश्किल पड़ता है। उसके साथ में एक और बात ये कही गई है राइटर ने कि हाउएवर इन द प्रोसेस दे फेल टू रिस्ट्रक्चर देयर लर्निंग इंपेरेटिव एंड सी द बिगर पिक्चर ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। तो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमको लंबे दौर में, लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन राइटर ने बताया कि ये जो कुछ फर्म्स है, ये कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस है, ये लॉन्ग पिक्चर नहीं देखते हैं, ये बेनिफिट तो देखते हैं, बेनिफिट सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे जरूरत है कि हमको एक लंबे दौर के लिए इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को भी इस और पुश करने की जरूरत है कि वो सिर्फ कायदे कानून ना बनाए, वो ये भावना भी पैदा करे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज्यादा
महत्वपूर्ण है। उसके साथ में कुछ लॉन्ग टर्म एक्शंस की बात करी है जो पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। उसमें से जो सबसे पहला है वो है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। तो ये पॉलिसी एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिससे आपका जो संगठन, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी लर्निंग पे फोकस हो, खासकर कैसे, जो कि प्रमोट करे ग्रीन सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस को। मतलब जो आपका पूरा कंप्लीट सप्लाई चेन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। उसके साथ में जो हमारे डेली की एक्टिविटीज है, जो डेली की ऑपरेशन है, उसमें छोटे छोटे बदलाव करे कि जिससे हमारा कार्बन उत्सर्जन कम हो, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। तो अगर आप जब छोटे छोटे चेंजेस करते हैं तो तभी एक बड़ा बदलाव आता है। जब आप एकदम से बड़ा टारगेट करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें व्यय बहुत ज्यादा लगता है। जैसे आप छोटी छोटी एक्टिविटीज में अगर ये ध्यान दें तो काफी हद तक हम ये लॉन्ग टर्म एक्शन ले सकते हैं। वही तीसरे पॉइंट में राइटर ने बताया है कि ये आपको जो हायर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की ओर बढ़ाएगा। जैसे छोटे छोटे, मैंने बताया छोटे छोटे अगर आप कदम उठाते हैं तो आपको ज्यादा बड़ा कदम उठा के या ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट लाके बहुत बड़ा व्यय करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले राइटर ने यहाँ पर ये बताया, सबसे महत्वपूर्ण ये बताया है कि यहाँ पर आपका विलिंगनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आप क्या चाहते हैं, आपकी यहाँ पे चाहत ज्यादा महत्वपूर्ण है इंस्टेड ऑफ रेगुलेशन, कानून। तो लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सोर्स को टारगेट करने की बात की है, ना कि फोर्स को टारगेट करने की बात की गई है। चलिए दूसरा आर्टिकल देखते हैं जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर है। तो समाचार में क्यों है, जैसे आपको पता है कि नया फार्मर्स बिल आए हैं, उनमें से एक बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो ये कानून का उद्देश्य बताया गया सरकार के द्वारा कि ये जो एपीएमसी मंडीज हैं, जो हमारी अनाज मंडीज होती है, इनकी मोनोपोली, ठीक है, अभी तक किसानों को केवल उनके क्षेत्र के एपीएमसी में जाके, मंडी में जाकर ही बेचने की आजादी थी। सरकार का ये कहना है तो अब इनको आजादी मिलेंगी, दूसरे राज्यों में या देश से बाहर भी अगर वो चाहे तो बेच सकते हैं। तो इससे उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिलेंगी, ज्यादा फायदा उनका होगा। लेकिन कहीं ना कहीं फार्मर्स की तरफ से ये क्रिटिसिज्म देखने को मिला है, ठीक है, कि ये जो हमारा एमएसपी अभी तक चला आ रहा था, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो एक कंसेप्ट चला आ रहा था, जिससे फार्मर्स को, किसानों को काफी ज्यादा मदद मिलती थी, ये खत्म करने की, और ये एक कदम है, ये कानून एक कदम है। तो ये सरकार का पक्ष हो गया और ये विरोध करने वाले किसानों का पक्ष हो गया। तो चलिए इसके बारे में हम और जानते हैं। तो इसका कानून क्या है, एमएसपी की बात यहाँ पे ये करें क्योंकि बिल पास हुआ है, कानून की बात है तो हम जानते हैं। तो अभी तक अगर देखें तो नो स्टेचुरी बैकिंग और मेंशन ऑफ ईदर एमएसपी और प्रोक्योरमेंट इन फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। तो इस जो पर्टिकुलर एक्ट बताया गया, जो फार्मर बिल था, ये इसमें कहीं भी एमएसपी की बात नहीं की गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात नहीं की गई, ना कि प्रोक्योरमेंट की बात की गई कि सरकार किसानों के द्वारा किसानों से इतना खाद्य खरीदेंगे। तो अगर हम वास्तविकता में देखें तो ये कानून आने के पहले भी ऐसा कोई कानून नहीं था जो एमएसपी को रिकॉग्नाइज करता था। हाँ, हमारे पास में पीडीएस से संबंधित कानून है। पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहते हैं। तो उसमें सरकार किसानों से खाद्य वस्तु खरीदती थी, अनाज खरीदता था, दालें खरीदती थी सरकार उनसे, और वही वो वेलफेयर, एज ए वेलफेयर स्कीम, जो निचला तबका है हमारे समाज का, उनको वो काफी न्यूनतम प्राइस में, मूल्य में उनको वो देती थी। तो इसकी तो कानूनी बैकिंग है। पीडीएस का मेंशन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, जो कि हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। लेकिन एमएसपी का ऐसे कहीं भी किसी भी कानून में मेंशन नहीं था। तो एमएसपी का बेसिस क्या है ये जान लेते कि एमएसपी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया। तो सरकार द्वारा एक कमीशन स्थापित किया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसे शॉर्ट में हम CACP कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो 23 वस्तुएं थी, ठीक है, खाद्य वस्तुएं थी, उन पर सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर सकता है। उसके अलावा इसमें शुगर केन भी था, जो गन्ना होता है, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था। पर शुगर केन का अगर हम केस देखें तो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1956 पास किया गया,
जिसमें ये कहा गया कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस आपको शुगर केन के लिए देना पड़ेगा, लेकिन ये किन्हें देना पड़ेगा? शुगर मिल्स को देना पड़ेगा, ना कि सरकार को। एमएसपी में क्या होता है कि सरकार खुद ही खरीद लेती है उस प्राइस पे किसानों से, और फिर वो एज ए पीडीएस और दूसरी वेलफेयर स्कीम से उसमें बेचती है। तो शुगर केन का एक केस हो गया, शुगर केन को तो लीगल बैकिंग है, और ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वहां से ये ऑर्डर आता है, वहां ये पावर मिलती है सरकार को कि वो ऐसा ऑर्डर ला सके। तो गन्ने के लिए तो आपने लाया है, लेकिन जो दूसरे खाद्य वस्तु थी, 23 खाद्य वस्तु, इसमें हमारा अनाज था, दाली थी, तिलहन था, खाद्य तेल था, ठीक है, उसके अलावा भी जो वाणिज्य फसलें थी वो भी इसमें कुछ इंक्लूडेड है। तो एमएसपी का बैकिंग आता है सीएसीपी से। अब सीएसीपी में क्या होता है कि सीएसीपी ये जो आयोग है तय करता है कि ठीक है ये समर्थन मूल्य होना चाहिए। अब ये रिकमेंडेशन करता है, ये सुझाव देता है वो सरकार को। और सीएसीपी जो है वो जो खाद्य मंत्रालय है, सॉरी जो अपना कृषि मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। ये सरकार को रिकमेंडेशन देते हैं। अब सरकार के ऊपर है कि वो इनके रिकमेंडेशन की कुछ सुझाव को एज इट इज मान ले या उसमें कोई बदलाव करे। तो एमएसपी का हमने जान लिया कि यहाँ पे कोई लीगल बैकिंग नहीं है। एक कमीशन स्थापित किया गया है, एक आयोग स्थापित किया गया है हमारे कृषि मंत्रालय के द्वारा, उसके अंतर्गत ये तय होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कोई स्टेप उठाए गए थे एमएसपी से, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित, कि वहां पर हम इसको एक लीगल बैकिंग दे। तो सीएसीपी जो है उनका प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट 2018 और 19 में उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक ऐसा लेजिस्लेशन ला पाए जिसमें द राइट टू सेल एट एमएसपी का प्रावधान। तो पिछले ही सालों में ये सुझाव आया इस आयोग की ओर से, जो अभी तक एमएसपी का रिकमेंडेशन दिया था सरकार को कि इसको एक कानूनी फॉर्म दे देना चाहिए। तो चलिए पूरा एमएसपी का कहानी हमने जान लिया। अभी इसके बाद में हम आते हैं मीडिया की स्वतंत्रता पे, और क्या इसमें कुछ वाजिब प्रतिबंध लगाने की उनकी स्वतंत्रता पे जरूरत है क्या, समाचार में क्यों है। जैसे हमारे पिछले आर्टिकल्स में भी, पिछले हमारे जो विश्लेषण थे उसमें भी हमने चर्चा करी कि सुदर्शन टीवी का एक हल्ला बोल करके एक उनका कार्यक्रम आता था, उसमें कुछ खास एपिसोड चलाए गए जो कि एक पर्टिकुलर जो तबका है, एक समुदाय है, उनको टारगेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा करी इसकी और कहा कि ये हेट स्पीच को बढ़ावा देता है और इसको टेलीकास्ट करने का अधिकार नहीं है। तो प्रीवियस अटेम्प्ट क्या है, इससे पहले क्या लिए गए कि मीडिया की जो प्रतिबद्धता है, मीडिया कैसे प्रतिबद्ध रहे, ठीक है, और उनको आजादी तो मिली है लेकिन वो कैसे एक कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड रहे। बहुत जरूरी है कि वो कैसे एक रेगुलेटेड रहे, कैसे नियंत्रित रहे कि वो अपने इससे आगे ना बढ़े। तो 2018 में कहा गया है सर्कुलर, एक सर्कुलर आया, सर्कुलर इश्यूड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। उन्होंने ये कहा गया था कि जो भी पत्रकार एक प्रोपेगेंडा का फेक न्यूज बनाते हैं उनको उनका एग्रीडेशन जो है वो सस्पेंड किया जाए, उनका जो लाइसेंस है सस्पेंड किया जाए या कैंसल, निरस्त ही कर दिया जाए। लेकिन इसका काफी विरोध हुआ और उसके बाद में इनको ये पीछे कदम ले लेना पड़ा। तो मंत्रालय ने इसका सरकार की ओर से ये कदम तो उठाया गया। अब उसके साथ में अगर हम देखें कि व्हाट आर द अवेलेबल वेज टू रेगुलेट, और कौन कौन से कदम हो सकते हैं, रेगुलेशन हो सकते हैं जो नियंत्रण के लिए उठाए जा सकते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो पहले से है, राइटर ने बताया है, जैसे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 19(1) में, आर्टिकल 19(1) में दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। तो उन्हीं से संबंधित कुछ कानून आए हैं। तो पहला जो कानून है वो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994, उसका जो रेगुलेशन 1995 का। उसके अलावा पॉलिसी गाइडलाइंस है, कुछ नियमावली है फॉर अपलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स फ्रॉम इंडिया, ये 2000 का है। तो कुछ नियमावली है हमारे पास में, कुछ नियम है, उसके साथ में हमारे पास में कुछ रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो इफेक्टिवनेस एंड फेयरनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज अ मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म। अब इनसे पर्टिकुलर राइटर ने बताया है कि यहाँ पर एक हमेशा से लंबी बात ये चलती आई है कि ये इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इतने प्रभावशाली नहीं है, ना ही इतने निष्पक्षता पे भी इनके काफी सवाल के निशान उठाए जा चुके हैं। तो क्या क्या नियम हो सकते हैं, तो उनमें से एक हो सकता है सेल्फ रेगुलेशन का, कि आप खुद ही आपकी अथॉरिटी बनाए और आप अपने आप को यहाँ पर रेगुलेट कर। लेकिन भारत जैसे देश में, खासकर मीडिया जैसे स्फीयर में, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा प्रभावशील, इन्फ्लुएंशियल और एक बहुत बड़ा पावर है,
उसको अपने आप को रेगुलेट करना, जहाँ पे सबके अलग अलग विचार हो, बहुत ही डिस्टेंट ड्रीम है, बहुत दूर का सपना है, राइटर ने बताया है। जैसे आपको पता होगा जो क्रेडाई वगैरह है, जो रियल एस्टेट के हैं, उनका खुद का एक उन्होंने ये बनाया है कि हाँ, हमारा एक सेल्फ रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा मॉडल की बात की गई, लेकिन भारत के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, राइटर ने बताया है। तो उसके अलावा क्या हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेशन आप लेकर लेकर आ जाए, जो कि सरकार के द्वारा आए या तो कोर्ट के द्वारा आए। उसके अलावा एक ये हो सकता है कि सेल्फ कम इंडिपेंडेंट रेगुलेशन, जैसे कि जो इसके राइटर है एस वाई कुरैशी जी, ये जो द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके चेयरपर्सन रह चुके थे। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा एक अथॉरिटी आ सकता है, अथॉरिटी है, इसको और हम एम्पावर कर सकते हैं, ये खुद भी कदम उठा सकता है। तो ये कुछ जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स है, न्यूज हाउसेस है, उन्होंने मिलकर ये अथॉरिटी बनाई है, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की से द्वारा ये अथॉरिटी बनाई गई है। 2008 में इसका गठन हुआ था। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट यही था कि हम फोस्टर हाई स्टैंडर्ड्स करें, हमारा जो स्टैंडर्ड्स है हम काफी अच्छे सेट करें, एक इथिक्स और प्रैक्टिसेस में से अभ्यास तय करें जो कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित हो। तो यहाँ पर एक बैलेंस बना रहे, एक स्टैंडर्ड बना रहे, उसके लिए इसका खास ऑब्जेक्ट था द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का। अब इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे, ये खुद रिफ्लेक्ट होता है कि इसके जो फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे, वो हमारे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जे एस वर्मा जी थे। अब जब इतने महत्वपूर्ण पद वाला इंसान इसका चेयरपर्सन बनता है, तो ये खुद इसकी निष्पक्षता की बात करता है, राइटर बताते हैं। तो इसमें उनके अलावा जब ये गठित किया गया तो 4 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो मीडिया एडिटर्स थे, ठीक है, जो हमारे संपादक होता है, मीडिया का संपादक होता है उनको, और उसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट मेंबर जो कि हमारे सिविल सोसाइटी से हो सकते हैं। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच करके इसको इसको कंपोजिशन की इसकी बात की गई। अब इसको पावर क्या था, इसका पावर ये था कि वो फाइन इम्पोज कर दे, कुछ फाइन के साथ में ये भी ऑर्डर दे सकता था कि आप पब्लिक में जाके जो आपने गलती करी है उसका अपॉलॉजी मांगे। तो ये नियम जो था ये डिफॉल्टर्स के लिए था, जो इसकी नियमावली जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। अब इसकी पर कुछ शॉर्टकमिंग्स आ गए, यहाँ पर ये बताया है। तो इसका जो रिट था, इसका जो पावर था, ये इसके सिर्फ मेंबर से ही जुड़ा हुआ था। अब ये हो सकता है कि कोई डिफॉल्ट करा, उसके बाद में कोई मीडिया हाउस डिफॉल्ट करा, वो ये बोलते कि नहीं, मुझे तो अब इस जो अथॉरिटीज का मेंबर रहना ही नहीं है। तो यहाँ पर एक ये मुश्किल आ जाती है कि आप सबको रेगुलेट नहीं कर सकते, उसके साथ में कोई इसको स्टैट्यूटरी कानूनी बैकिंग नहीं। उदाहरण के लिए अगर हम यूनाइटेड किंगडम में देखें, यूके में देखें, तो वहां पे ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि एक एक्ट के द्वारा, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा 4 मॉडल बनाने की बात की गई है। एक, आप जो एनबीएसए है इसको एम्पावर कर दे, या तो सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत अच्छा समय है, ये वो ऐसा कोई मॉनिटरिंग पैनल अपॉइंट कर दे, एससी खुद सुप्रीम कोर्ट खुद अपने द्वारा। उसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ का मॉडल की बात की गई है, जो कि अपने आप में फेलियर रहा है। उसके साथ में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वैसा आप बना सकते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इम्पावर भी करा है। जैसे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये 2002 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने इम्पावर करा कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकते हैं। तो ऐसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बना दे जिसमें गवर्नमेंट अपना रोल निभा दे, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर इसको इम्पावर करे कि ऐसी गतिविधियां, ऐसे स्टैंडर्ड्स ना गिर पाए, तो उस और आप कदम उठा सकते हैं। तो उसके बाद में अभी हम हमारे न्यूज इन फ्लैश पे पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण समाचार क्या है वो देख लेते हैं। तो आज का जो दिवस है 25 सितंबर, वो वर्ल्ड फार्मिस्ट डे के रूप में बनाया जाता है। फार्मिस्ट डे क्या होता है, जो हमारे औषधि बनाने वाले जो हमारे भाई बहन होते हैं उनको हम फार्मिस्ट कहते हैं। तो ये कैसे शुरू हुआ, ये शुरू किया गया इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एफआईपी 2009 में, इन्होंने इसकी शुरुआत की अवेयरनेस फैलाने के लिए। कैसे, रोल क्या है, भूमिका क्या है जो हमारे फार्मिस्ट है उनकी स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। तो इस वर्ष का जो इसका थीम है वो महत्वपूर्ण है, नोट करके रख लीजिए, वो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। तो चलिए, हमारा विश्लेषण जो है वो आज यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।